हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी ऑनलाइन टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए ठीक है थ्योरी की क्लास चला रहे हैं। तो उस थ्योरी क्लास में दोस्तों मेरा इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट का पार्ट चल रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में आज हम पढ़ेंगे ठीक है थर्मोकपल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो आज दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट की मेरी लास्ट क्लास है। आज के एक बाद ही इंस्ट्रूमेंट पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद बचेगा हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें आपका ट्रांसड्यूसर आएगा ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर की क्लास भी हम जल्दी से करा देंगे। इसके बाद दोस्तों ट्रांसड्यूसर की क्लास कराने से पहले हम आपको ठीक है इंस्ट्रूमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव कराएंगे ठीक है। ऑब्जेक्टिव कराने के बाद मैं आपको ट्रांसड्यूसर की क्लास बीच में हम दे देंगे ठीक है। बीच में एक आध दिन में आपके ट्रांसड्यूसर की क्लास भी ले लेंगे, उसमें आपका ट्रांसड्यूसर भी पूरा हो जाएगा। साथ में हम आपको 500 ऑब्जेक्टिव की क्लास कराएंगे इंस्ट्रूमेंट की ठीक है। 500 ऑब्जेक्टिव आपके हम करा देंगे। तो उसमें आपके सारे इंस्ट्रूमेंट के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जैसे कि जिन स्टूडेंट की ट्रेड है ठीक है, जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है उनके लिए है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं उनके यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का सिलेबस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के ठीक है। तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे आसानी से देख सकते हो। इसके अलावा ऑलरेडी हमने ठीक है प्ले लिस्ट अपडेट कर दी है ऑब्जेक्टिव टाइप की। अगर आपने अभी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज नहीं देखी है, हमने लगभग 54 वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उसको वीडियो की सीरीज़ को देख सकते हैं। वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट आएंगे आज के लेक्चर पे। तो आइए चलते हैं ठीक है। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा थर्मल इंस्ट्रूमेंट या थर्मल मीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्मल मीटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या हॉट वायर मीटर, दूसरा होता है हमारा थर्मोकपल मीटर ठीक है। तो हम हॉट वायर मीटर के बारे में पढ़ेंगे और थर्मोकपल मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हॉट वायर मीटर की। तो हॉट वायर मीटर में क्या होता है दोस्तों, एक वायर को हम रखते हैं, उसको हम हीट करते हैं। जब वायर को हीट करते हैं तो वायर हीट करने के बाद क्या होता है उसमें लचक आती है ठीक है, तन्यता आती है। उस तन्यता के कारण उसमें उसी मीटर के साथ में हम ऑलरेडी पॉइंटर को कनेक्ट किए रहते हैं। तो पॉइंटर क्या करता है वो आपको रीडिंग देता है। तो आइए इसके हम प्रिंसिपल को समझते हैं। इसके पहले हम इसके फिगर को जानते हैं ठीक है। तो हमारा जो होता है ये देखिए मैंने फिगर ऑलरेडी ड्रा कर रखा है इसका ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक हमारा एक हॉट वायर मीटर का फिगर डायग्राम है ठीक है। तो इसमें क्या देखिए एक हॉट वायर लगा हुआ है ठीक है, इसे बोलते हैं गर्म तार ठीक है। इस हॉट वायर को से हमने कनेक्ट किया थ्रेड के माध्यम से ठीक है। एक पुल्ली लगी होती है, उस पुल्ली को कनेक्ट करते हैं ठीक है। उसी पुल्ली से लगी हुई हमारी क्या होती है कंट्रोलिंग स्प्रिंग या कंट्रोल टार्क के रूप में हम स्प्रिंग का प्रयोग किए हैं ठीक है। ये हमारी स्प्रिंग लगी हुई है, इसे बोलते हैं हम कंट्रोलिंग टार्क या स्प्रिंग ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए पुल्ली से लगा हुआ एक हमारा क्या होता है डैम्पर मैग्नेट होता है ठीक है। क्या होता है, एक डैम्पर मैग्नेट होता है। इतने होते हैं हमारे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में। बाकी आप पॉइंटर भी लगा हुआ है और ऊपर स्केल लगी हुई है ठीक है। जब इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये हमारा जो वायर है हॉट वायर क्या होगा, ये हीट होगा। जब ये हीट होता है, जानते हैं हीट होने के बाद क्या होता है कि इसकी ऊष्मा जनरेट करता है I²RT ठीक है। जब ये ऊष्मा जनरेट करेगा, जब ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद कि इसके वायर में क्या होगा, लचक आएगी ठीक है। लचक मतलब समझ रहे होंगे कि थोड़ा बहुत इसमें ठीक है, जैसे सीधा वायर है थोड़ा बहुत इसमें लचक आएगी, थोड़ा तिरछापन होगा इसके अंदर। तो क्या होगा, जब इसमें लचक आएगी तो लचक के माध्यम से हमारे देखिए पॉइंटर इसी मीटर पे मेरा कनेक्ट हुआ है ठीक है। जब लचक आएगी तो थ्रेड के माध्यम से हमारा पुल्ली और मैग्नेट क्या करेगा, कंट्रोलिंग टार्क दोनों इस पॉइंटर को कंट्रोल करेगा ठीक है। तो ये क्या होगा कि हमारा पॉइंटर जो है कि जो स्केल होगी, स्केल के अकॉर्डिंग जो है हमको रीडिंग देगा ठीक है। तो यही है इसका प्रिंसिपल हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का ठीक है। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने जो देखा, बाकी इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट को हम देखते हैं ठीक है। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट दोस्तों क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ठीक है, जो कि एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं ठीक है। क्या पहला है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो या इंस्ट्रूमेंट है हॉट वायर मीटर जो होता है मेरा, ये AC और DC दोनों को मापता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारा जो हॉट वायर मीटर होता है वो AC और DC दोनों को मापता है। इसके अलावा हॉट वायर मीटर ओनली धारा मापन के लिए ठीक है, क्या ओनली करंट या एमीटर के लिए प्रयोग करते हैं हम
हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को ओनली धारा मापन के लिए प्रयोग करते हैं। धारा मापन क्या, AC एंड DC, ठीक है। इसके अलावा इसका प्रयोग हाई फ्रीक्वेंसी करंट मापने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, ठीक है, कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना रहेगा क्या, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट मापने के लिए हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ओवरलोडिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है, मतलब ज़्यादा लोडिंग के लिए ये मीटर सूटेबल नहीं है, उस पर मीटर का अच्छे से कार्य नहीं करता है ओवरलोडिंग पे, ठीक है। या AC के केस में RMS वैल्यू को मापता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी दोस्तों, क्या होता है कि जो AC के केस में हमारा जो हॉट वायर मीटर होता है, अगर हमको AC मेजर करनी है तो वो AC का RMS वैल्यू को मापता है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं या वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो इसका जो ऑपरेशन होता है बहुत ही धीमा होता है। धीमा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो हीट जनरेट करेगा, तो हीट जनरेट करने में टाइम लेगा, तो इसीलिए इसका ऑपरेशन क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। इसमें स्प्रिंग कंट्रोल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग किया जाएगा। कंट्रोलिंग टायर के रूप में क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल है। इसका वायर जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है, जिसका जो वायर लगा होता है वो क्या होता है, प्लेटिनम और इरिडियम का बना होता है। एक तो प्लेटिनम का होगा या तो आपका इरिडियम का वायर इसका लगा होता है। जो हॉट वायर के रूप में हम प्रयोग करते हैं वो प्लेटिनम होगा या इरिडियम का वायर हम प्रयोग करते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट याद होंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम आपको फिर से दोहरा देते हैं, क्योंकि ये देखो दोस्तों, ये सभी पॉइंट जितने पॉइंट हैं उतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एक इंस्ट्रूमेंट से 10 से 12 क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। जो एग्जामिनर पॉइंट बनाएगा भी तो इन्हीं में से पॉइंट आपको देगा, ठीक है। तो यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप फिर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हॉट वायर मीटर क्या होता है, AC और DC दोनों को मापता है, पहला पॉइंट, ठीक है। हॉट वायर मीटर ओनली धारा मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसका मीटर में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी करंट मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ओवरलोडिंग के लिए सूटेबल नहीं होता, तो ओवरलोडिंग में कार्य नहीं करता है ठीक से, ठीक है। या AC के केस में RMS वैल्यू को मापता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AC केस में RMS वैल्यू को मापेगा, ठीक है। इसका ऑपरेशन बहुत ही धीमा होता है, उसका रीज़न है क्योंकि जब इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो हीट जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तब जो टाइम लेगा हीट जनरेट होने में, जब तक हीट जनरेट नहीं होगी तब तक ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा नहीं। तो इसीलिए इसकी ऑपरेशन क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है। और इसके हम कंट्रोलिंग टायर के रूप में स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, और इसका वायर जो होता है प्लेटिनम और इरिडियम का बना होता है। ये था हमारा क्या, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं क्या, थर्मोकपल मीटर की, ठीक है। तो थर्मोकपल मीटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, क्या होता है, क्या सीबैक प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। तो आप सब कहते होंगे सर सीबैक इफेक्ट या सीबैक प्रभाव होता क्या है। दोस्तों सीबैक क्या होता है कि उसमें भी हम 1-2 पैरेलल वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसको जो ये हमने ऐड किया है, ये ऐड करना हमारा थर्मोकपल कहलाता है, वायर को ऐड करने की प्रक्रिया, ठीक है। इसमें 2 वायर कौन से होते हैं, ठीक है। ये होते हैं कि हमारे प्लेटिनम के होता है, एक रोडियम का होता है। तो एक का टेम्परेचर अगर T1 है और दूसरे का टेम्परेचर हमारा T2 है, तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है, इन दोनों के वायर के बीच का जो अंतर होता है, टेम्परेचर का जो अंतर होता है, उसी का होता है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यही इसका हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, थर्मोकपल का। तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा हमको, जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा मेजर करने के बाद, जो इस प्लेटिनम के वायर का जो टेम्परेचर होगा T1 और रियोडियम जो होता है इसका टेम्परेचर जो होगा T2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा आउटपुट के रूप में होगा, ठीक है। तो आउटपुट हमारा प्रोपोर्शनल होता है T1 × T2, यही हमारा क्या होता है, सीबैक इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके पहले भी दोस्तों मैंने सीबैक इफेक्ट को बहुत अच्छे से आपको बताया है एक ऑब्जेक्टिव वीडियो में, ठीक है। तो मैंने जब ऑब्जेक्टिव का वो कराया था तो आपको बहुत अच्छे से आपको समझाया था सीबैक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है भाई। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसका फिगर देख लेते हैं कैसे बना होता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। देख लीजिए ये क्या होता है कि हीटर होता है, ठीक है। हीटर के माध्यम से यही हमारा क्या कनेक्ट होता है, थर्मोकपल वायर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आप देखिए यही के माध्यम से ऑलरेडी हम कनेक्ट कर रखे हैं PMMC मीटर को, इसके PMMC मीटर के माध्यम से हमको रीडिंग लेनी है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, रियोडियम का वायर होता है और हमारा प्लेटिनम का वायर होता है। तो रियोडियम में जो टेम्परेचर होता है वो T1 होता है, T2 होता है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है। तो हीटर के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब हीटर को हम सप्लाई देंगे करंट आएगी, हीटर क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा,
तो हीट जनरेट करने के बाद ये वायर के माध्यम से इन दोनों में टेम्परेचर आएगा, इनके में हीट आएगा, ठीक है। तो उसी के कारण क्या होगा, हमको मीटर की रीडिंग मिलेगी। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस आएगा टेम्परेचर का, वही हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि मेरा ये जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो सीबैक इफेक्ट पर या थर्मोकपल इफेक्ट जो हमारा होता है, थर्मोकपल मीटर थर्मोकपल इफेक्ट या सीबैक इफेक्ट पर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। तो हमारा जो थर्मोकपल मीटर होता है क्या करता है, एसी और डीसी दोनों को मापता है। पहला पॉइंट हमारा कि थर्मोकपल मीटर क्या करेगा, एसी और डीसी दोनों को मेजर करेगा। या दोस्तों मेगा हर्ज क्वांटिटी मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मेगा हर्ज रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। या लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो हमारा जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होता है लगभग ये 1500, ठीक है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है। और इसकी सेंसिटिविटी थोड़ा कम होती है, ठीक है। क्या होता है इसके कि ये क्या होता है, इसकी लॉस है या बोलते हैं डिसएडवांटेज, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, लो होती है या कम होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसका भी ऑपरेशन दोस्तों क्या होता है, स्लो होता है। उसका रीजन ये जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, हीटर जब तक हीट जनरेट नहीं करेगा तब तक तो ऑपरेशन स्लो होगा ही, ठीक है। तो इसका भी ऑपरेशन स्लो ही होगा। और वेरी स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करता है। आप कहते होंगे सर वेरी स्मॉल क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, आप वहाँ कह रहे हो कि मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी रेंज करता है, यहाँ इस बात कर रहे हो आप स्मॉल क्वांटिटी की। दोस्तों ये जो वोल्टेज हमको आउटपुट में दोगा वो आउटपुट बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत स्मॉल वोल्टेज मतलब कि आउटपुट के रूप में मिलता है। बाकी जो फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी जो होता है बहुत मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज तक मेजर करता है, लेकिन जो हमको आउटपुट मिलता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी आउटपुट के रूप में मिलती है, ठीक है। इसमें बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ये कहते होंगे सर बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब क्या होता है। दोस्तों कहने मतलब अगर किसी जगह आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वहाँ पे अगर आप थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो उस जो बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसका इफेक्ट हमारे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट पर नहीं पड़ेगा। यदि आप कहीं पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर आप अपना यूज कर रहे हो थर्मोकपल मीटर, तो वहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। तो यही पॉइंट का मतलब होगा कि इसमें बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ये सभी पॉइंट दोस्तों अगर आप याद रखे हैं, हमने क्लास 1 से स्टार्ट किया है, आज क्लास 16 हो गई है। जितने पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए हैं, ठीक है, या मैंने आपको जितने पॉइंट बताए हैं, अगर उन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको यूपीआरबीएल में कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आपका यूपीआरबीएल में सिलेक्शन पक्का है, लेकिन वो हर पॉइंट आपको याद होगा तब, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मैं अभी 1 या 2 दिन में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा कि कल ही लेके आएँ ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ 500 ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। तो उसके पहले आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लें, ठीक है। अब जैसे डिजिटल के वीडियो को भी ना भी देखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर है क्लास 8 से, ठीक है, 8 से लेके 16 तक, मतलब 8 वीडियो में आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट खत्म हुआ है, 8 से 9 वीडियो में, ठीक है। ये सभी वीडियो आप अच्छे से देख लें, ठीक है। आपके पास टाइम है, अभी मैं टाइम दे देता हूँ 1 दिन का, ठीक है। आप 1 दिन 2 दिन में आप पूरे वीडियो अच्छे से देख लीजिए। तो उसके बाद मैं अब लेके आने वाला हूँ आपके लिए इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि यदि आप वीडियो को देखे रहेंगे तो हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास आप करेंगे, ठीक है। तो हम हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड टाइम देंगे, उसके बाद में आपको उसका आंसर देंगे। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना रहेगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप हर क्वेश्चन का जवाब दोगे अच्छे से, इसलिए आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लें। जितने पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं वो सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दोस्तों मेरी बातों से आप सहमत होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, जितने स्टूडेंट हैं आप सभी वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है।
दोस्तों बात करते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर की। ठीक है, थर्मोकपल मेरा खत्म हो गया, हम बात करते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल का प्रयोग करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, वोल्ट मीटर में करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल का प्रयोग हम वोल्ट मीटर में करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, वोल्ट मीटर में करते हैं। आइए इसके हम फिगर को समझते हैं। ठीक है, इसके प्रिंसिपल को समझते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे हमारा कार्य करता है। इसमें दोस्तों दो पैरेलल प्लेट होती हैं। ठीक है, एक हमारी पॉजिटिव प्लेट है और एक हमारी नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, इस नेगेटिव प्लेट को हम क्या कहते हैं, मूविंग प्लेट कहते हैं। और हमारी क्या होती है, एक हमारी ये फिक्स प्लेट होती है। तो इसका कार्य क्या होता है, आज एक कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसको ऑलरेडी हम सप्लाई से कनेक्ट किया हमने। ठीक है, ये वाली प्लेट हमारी फिक्स है, मूविंग प्लेट में हमने ऑलरेडी पॉइंटर को कनेक्ट कर रखे हैं, ये हमारी स्केल लगी हुई है। ठीक है, जब हम पॉइंटर को इसमें कनेक्ट किए रहते हैं, जब सप्लाई से इसको हम कनेक्ट करते हैं, जब सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज पर हमारा इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया और इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो दूसरे में क्या करते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हमारा देखिए ये वाली पार्ट हमारी ऑलरेडी फिक्स है, जब ये फिक्स है तो ये तो मूव करेगी नहीं, तो मूव तुम्हारी यही वाली करेगी ना, क्योंकि जो मूविंग कॉइल है या मूविंग प्लेट जो है मूव तो वही करेगी। जब वो मूव करेगी इसके अट्रैक्शन के कारण, जब ये मूव करेगी तो मेरा पॉइंटर भी इसी के साथ कनेक्ट है, तो पॉइंटर अपनी रीडिंग देगा। ठीक है, जब ये मूव करेगी, मूव करने के बाद पॉइंटर भी हमें क्या करेगा, रीडिंग देगा। और कंट्रोलिंग टार के रूप में भी हमने यहाँ क्या प्रयोग किया है, ऑलरेडी स्प्रिंग का प्रयोग किया है। इसमें डैम्पिंग कौन सी की यूज की जाती है, इसमें एयर फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, एयर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं डैम्पिंग आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग दो प्रकार का बताया था, एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग थी, एक एयर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग थी। ठीक है, तो एयर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसके हम डिफ्लेक्टिंग टार की। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अभी तक मूविंग आर इंस्ट्रूमेंट की क्या होती थी, डिफ्लेक्टिंग टार। हमने उसको आपको बताया था क्या होता था, TD = I² हाफ I² DL/d थीटा। तो वहाँ दोस्तों क्या होता था, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती थी, तो वहाँ पर इंडक्टर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो यहाँ पर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा TD प्रोपोर्शनल होगा हाफ V² TC DC/d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रयोग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किस में होता है, कैपेसिटर में होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम कैपेसिटर कंट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा होगा ये डिफ्लेक्टिंग टार्क। दोस्तों जो फार्मूले देखिए, हमने जितने भी फार्मूले डिफ्लेक्टिंग टार्क लगाए हैं, ठीक है, वो सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हर डिफ्लेक्टिंग टार्क पे आपको हर इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन मिलेगा, उससे आपको पता भी चलेगा कि इसकी स्केल क्या होगी, लीनियर होती है कि नॉन लीनियर होती है। हम कंट्रोलिंग टार्क के रूप में स्प्रिंग का प्रयोग किए हैं, तो हम जानते हैं स्प्रिंग का क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क TC = होता है K थीटा। अगर इसको हम दोनों को बैलेंस कंडीशन में कर दें तो थीटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वोल्टेज की स्क्वायर की। तो हमारा जब वोल्टेज की स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्केल हमारी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर स्केल होगी। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का भी स्केल क्या होती है, नॉन लीनियर स्केल होती है, या नॉन यूनिफॉर्म भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा इसका प्रिंसिपल, इसका कार्य करने की प्रणाली। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मेन आपके लिए यहाँ क्या है, मेन आपके लिए है आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ऑलरेडी अभी इसमें 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, हम आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से, या थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है कि इसमें हम स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने बताया आपको, या हाई एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, आप बात करोगे सर सबसे अधिक एक्यूरेसी किस इंस्ट्रूमेंट की होती है, तो सबसे अधिक एक्यूरेसी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की होती है तो PMMC इंस्ट्रूमेंट की होती है। ठीक है, तो PMMC इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सबसे अधिक एक्यूरेट होता है, और सबसे अधिक एक्यूरेसी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की होती है तो PMMC इंस्ट्रूमेंट की होती है।
तो उसके बाद दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंट हायर एक्यूरेसी है, लेकिन हाँ एक्यूरेसी इसकी हाई होती है लेकिन PMMC इंस्ट्रूमेंट से कम होती है। ठीक है, बात करते हैं क्या इसकी स्केल क्या होती है, नॉन लीनियर स्केल होती है। क्यों, हमने बताया आपको थीटा प्रोपोर्शनल किसके हैं, बी स्क्वायर के। तो इसकी हमारी जो स्केल होगी क्या होगी, नॉन लीनियर स्केल होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें और कुछ पॉइंट हैं उसको भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर हाई वोल्टेज को मापने में प्रयोग किया जाता है। हायर वोल्टेज मतलब किलो वोल्ट की रेंज में वोल्टेज को मापता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे एक ऑब्जेक्टिव नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर किस रेंज में मापता है, वो हाई वोल्ट के रेंज में या किलो वोल्ट की रेंज में मापता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सब स्टेशन में, जो हमारे सब स्टेशन होते हैं बिजली विभाग के, वहाँ पे हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, CVT इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। CVT क्या होता है, हमारा कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफर होता है, वो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पर ये भी कार्य करता है। ये हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ठीक है, जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी कि CVT वोल्टेज या कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफर होता क्या है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, ये दोस्तों रहा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस बार मैं आपको फिर से दोहरा देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर क्या होता है, हायर वोल्टेज मतलब किलो वोल्ट रेंज में मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, सब स्टेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये CVT इसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, जो हमारा कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपने PMMC इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने आपको PMMC इंस्ट्रूमेंट सब चीज़ों अच्छे से बताई थी कि उसमें अगर वोल्टेज की रीडिंग को इन्हेंसमेंट करना है तो हम क्या प्रयोग करते थे। तो वहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर की अगर रीडिंग को हम इन्हेंसमेंट करना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग को इन्हेंसमेंट करना है तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि देखिए यहाँ कैपेसिटर को सीरीज में प्रयोग करते हैं। वहाँ पे क्या करते थे हम PMMC इंस्ट्रूमेंट में, अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग को इन्हेंसमेंट करना होता था तो वहाँ रजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते थे। ठीक है, क्या करते थे, वहाँ पर रजिस्टेंस सीरीज में लगाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर की रीडिंग को इन्हेंसमेंट करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, ये हमारा कैपेसिटर दिया हुआ है ऑलरेडी मीटर का, हम वोल्टेज को यहाँ पे माप करेंगे। यहाँ पे इनपुट है तो हमारा क्या है, हमारा फिगर है या हमारे सर्किट डायग्राम है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर की रीडिंग को इन्हेंसमेंट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता था कि हम जानते थे कि हमारा जो सीरीज रेजिस्टेंस होता था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, क्या होता था, RAC इक्वल टू हमको मिलता था, मूविंग दोस्तों नहीं, वो PMMC इंस्ट्रूमेंट का RAC इक्वल टू क्या मिलता था, RM-1, यही हमको मिलता था। ठीक है, वहाँ पे मूविंग कॉइल मतलब कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMMC इंस्ट्रूमेंट में सीरीज रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ बात करते हैं कि कैपेसिटर है तो कैपेसिटर हमेशा रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, CSC इक्वल टू मिल जाएगा CM/M-1, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस पॉइंट को मैंने लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि हमारा जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो PMMC इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था, RM-M-N होता था। तो यहाँ पे हम सीरीज के रूप में प्रयोग किए हैं कैपेसिटर का, तो जस्ट उसका उल्टा होता है। तो CSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM/M-1। दोस्तों इस पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लगाने के लिए आता है, तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा वही होगा V/VM। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, M का मान। तो आइए दोस्तों एक न्यूमेरिकल को लिए हैं ऑलरेडी, एक न्यूमेरिकल कैसे पूछता है इसमें। ठीक है, एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर के कैपेसिटर का मान 2 माइक्रोफैरड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर के कैपेसिटर का मान 2 माइक्रोफैरड है, तो यह 1 किलो वोल्ट को मापता है। इसकी मापने की रेंज कितनी है, 1 किलो वोल्ट को मापता है। यदि हमको 100 किलो वोल्ट को मापने के लिए हमें कितने CSC रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि हमको 100 किलो वोल्ट मापना है तो उसके लिए हम कितने CSC, ठीक है, मतलब कितने कैपेसिटर को हम सीरीज में लगाएंगे कि हम 100 किलो वोल्ट को हम माप सकें। तो इसमें दिया क्या, पहले उसको हम देखते हैं। CM इक्वल टू दिया हुआ कितना, 2 माइक्रोफैरड है। इसके अलावा हमको VM
मीटर का जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि वोल्टेज है, मेजर करने कितना है 1 किलो वोल्ट है। हमको मापना कितना है, V इक्वल टू मापना 100 किलो वोल्ट। तो हमको ज्ञात क्या करना है कि सीरीज में हम कितना कैपेसिटर लगाएं कि इसकी रेंज बढ़ा सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को दोस्तों याद रखना। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर की बात करेगा वो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में हम वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना रहेगा कि सीरीज में हम कैपेसिटर को लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बात करते हैं इसके, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान बी एम। तो V का मान कितना दिया गया 100 किलो वोल्ट और V का मान है 1 किलो वोल्ट से किलो वोल्ट कट जाएगा, तो एम का मान कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बात करते हैं सी एस सी इक्वल टू, तो सी एस सी मतलब सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कैपेसिटेंस हमको ज्ञात करना है। तो सी एम अपान एम माइनस एन हो जाएगा। सी एम मान है 2 माइक्रोफैरड अपान 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 लगभग 99 हो जाएगा। तो 99 ने लिख के हम लगभग थोड़ा बहुत अंतर है तो हम 100 लिख सकते हैं। तो अगर 2 को हम 100 से भाग देंगे तो लगभग 0.02 माइक्रोफैरड आएगा। कितना, 0.02 माइक्रोफैरड। तो हमारा जो कैपेसिटर आ गया, कितना सीरीज में कैपेसिटर कितना लगेगा 0.02 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर अगर हम सीरीज में लगा देते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो 100 किलो वोल्ट आसानी से हम माप सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर के माध्यम से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है सिंपल क्वेश्चन ऐसे लगाने के लिए आता है। ठीक है, वैसे आपके ITI में अभी तक इस तरह के न्यूमेरिकल जल्दी से मिले नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर मिलते हैं तो आपका एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोस्तों मैंने जो आपका लेवल है, देखिए लेवल की बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम का लेवल हो गया है ना, वो एग्ज़ाम का लेवल ITI के लेवल तक नहीं रह गया है। ठीक है, वो लेवल उसका थोड़ा बहुत शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, वो लगभग आपके डिप्लोमा के कंपेयर में आ गया है। ठीक है, आप पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, आपको पेपर देखने से एहसास हो जाएगा सर कि ये तो ITI लेवल का एक भी क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। इसीलिए क्योंकि ITI का लेवल भी आजकल डिप्लोमा के लेवल में आ गया है और डिप्लोमा वाले एग्ज़ाम का लेवल किस में चला गया है, बीटेक लेवल में चला गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम को और आपको ITI का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको डिप्लोमा लेवल पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रयास किया है कि आपको हर क्लास या हर क्वेश्चन जो है थोड़े से आपको मॉडरेट लेवल के ही रखे हैं। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा थोड़े टफ क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो यही टफ क्वेश्चन आपकी नैया को पार लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को टफ मत समझिए। आप उसमें ये मत देखिए कि ऑब्जेक्टिव में RRB JEE लगा हुआ है। ठीक है, ये JEE में पूछा गया हुआ है, ये DMRC JEE में पूछा गया है, या BSNL JTO में TTO में पूछा गया है, ये सब आप मत देखिए। ठीक है, हमने क्या होता है कि देखो दोस्तों कि हर एग्ज़ाम में, यही आपका JEE का एग्ज़ाम हो, यही आपका AE का एग्ज़ाम हो, ठीक है, हर जगह कुछ बेसिक क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपको रखे जाते हैं, तो मैंने उन्हीं सिंपल क्वेश्चन को मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में रखा है। वहाँ पे हमारे यहाँ सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके ITI में आके वो क्या हो जाते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप रटने का प्रयास करें। अगर दोस्तों देखिए सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को आप 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार, जितनी बार आपके पास टाइम मिलता है उस वीडियो को आप देखते रहें और हर क्वेश्चन को रटने का प्रयास करें, हर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने आपको समझाया भी अच्छे से है और बताया भी अच्छे से है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप समझें आराम से और हर क्वेश्चन को रटने का प्रयास करें। ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आइए दोस्तों हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखे हैं उसकी बात करते हैं। तो उसके पहले दोस्तों क्या है कि पूरा इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हुआ है तो उसकी पूरी एक टेबल लेके आया हूँ मैं। ठीक है, इस टेबल को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे आपको सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, यहीं से एक टेबल देखने से ही हम बात करते हैं पहले मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है वो क्या, किसके लिए, मेजरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, करंट को मापता है और वोल्टेज को मापता है। करंट एंड वोल्टेज दोनों क्या मापता है, DC और AC। तो हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है करंट एंड वोल्टेज DC एंड AC के लिए मेजर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो मेथड क्या है, डैम्पिंग के लिए, ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंग कंट्रोल को प्रयोग किया जाता है। मेथड ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग में कौन सी मेथड है हमारा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, हम फिर बात करते हैं दोस्तों परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में PMMC इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो एक करंट एंड वोल्टेज को मापता है, लेकिन क्या DC ओनली DC को मापता है, करंट एंड वोल्टेज।
इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या है कि कंट्रोलिंग टायर के रूप में हम प्रयोग किए हैं, क्या इसमें भी स्प्रिंग कंट्रोल है। इसके अलावा हम डैम्पिंग के रूप में ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट की। तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट जो होता है करंट एंड वोल्टेज को मेजर करता है डीसी एंड एसी के रूप में। इसमें भी हम मूविंग कॉइल के रूप में हम प्रयोग किए हैं, ठीक है, डैम्पिंग के रूप में। और जो हमारा मेथड है डैम्पिंग के रूप में एज फार। दोस्तों बात करते हैं थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि ये भी करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डीसी और एसी दोनों मापता है। इसके अलावा इसमें जो मूविंग कंट्रोल है वो देख रहे हो मूविंग कॉइल है, और एज फार मूविंग कॉइल के रूप में हम इसका एयर फ्रिक्शन है डैम्पिंग का प्रयोग कर सकते हैं, एडी करंट डैम्पिंग का, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर में क्या है कि इलेक्ट्रोडायनमोमीटर या डायनमोमीटर टाइप में करंट एंड वोल्टेज एंड पावर को मेजर करता है। डीसी एंड एसी है, हायर स्प्रिंग कंट्रोल है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। इस टेबल को आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की। वोल्टेज ओनली, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ओनली वोल्टेज को मापता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ओनली वाला है वो ओनली वाला स्टेटमेंट आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है ओनली वोल्टेज को मापता है, और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी ओनली को मेजर करता है। तो ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये कई बार एग्जाम में आते भी हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, वोल्टेज ओनली डीसी एंड एसी में मेजर करता है। इसमें भी कंट्रोलिंग टायर के रूप में स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है। इसमें एयर अथवा ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेक्टिफायर मीटर में, रेक्टिफायर मीटर की बात कर लेते हैं, तो करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, मेजर करता है, वो भी क्या, एसी ओनली। तो इसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में आता है क्या, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा, वो भी क्या करता है, ओनली एसी पर काम करता है, ठीक है। इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट जो होता है ओनली एसी को मेजर करता है, ठीक है। तो एज फॉर मूविंग कॉइल इसमें भी कंट्रोलिंग मेथड के रूप में मूविंग कॉइल का प्रयोग किया गया है। मेथड आप डैम्पिंग के रूप में देख लेते हैं, तो एज फॉर मूविंग कॉइल, ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, जब टेबल आपको याद रहेगी तो सारे का जैसे ना कि सभी इंस्ट्रूमेंट का निचोड़ इसी में है, ठीक है। यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आईटीआई में, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछेगा भी आपसे, पूछेगा मूविंग आयरन क्या मापता है, तो मूविंग आयरन डीसी एंड एसी करंट एंड वोल्टेज को मेजर करेगा। हम डैम्पिंग कौन सी प्रयोग करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। कंट्रोलिंग टायर के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, कंट्रोलिंग टायर के रूप में स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में इतने पॉइंट हो गए, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेगा, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी डैम्पिंग प्रयोग करते हैं, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम कौन सा प्रयोग करते हैं, ईडी करंट डैम्पिंग प्रयोग करते हैं। तो इसी टेबल को देख के आपका काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा 600 किलो वोल्ट एसी वोल्टेज का मापन किया जा सकता है, ठीक है। तो 600 किलो वोल्ट हमने बोला था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वो केवी रेंज में वोल्टेज को मेजर करता है। तो आपको बताना है हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट है हमारा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है, या मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है, या मूविंग आयरन वोल्ट मीटर है। तो हमने बताया था जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर होता है वह किलो वोल्ट रेंज में वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो हमने दोस्तों पॉइंट आपको लिखाए हैं, देखिए वहीं पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हर पॉइंट को अच्छे से याद रखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या है, उच्च आवृत्ति तथा कम मान की धाराओं के मापन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त यंत्र है, ठीक है। उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रिक्वेंसी और कम मान की धाराओं के मापन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त यंत्र कौन सा है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, या थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो हमने बताया था कि थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज में मेजर करता है और लो स्मॉल क्वांटिटी या लो वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो वही पूछ रहा है कि उच्च आवृत्ति मतलब मेगा हर्ट्ज रेंज में बताया था मापता है, और कम मान की धाराओं के मापन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त यंत्र कौन सा होता है, थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्यंजक है थीटा प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर डी सी अपान डी थीटा किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। ये हमको डिफ्लेक्टिंग टार्क दिया गया है, आपको बताना है कि ये डिफ्लेक्टिंग टार्क किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको डिफ्लेक्टिंग टार्क के फार्मूले याद रखने हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, ठीक है। तो क्या है, मूविंग आयरन टाइप का है, हम नहीं जानते मूविंग आयरन टाइप का नहीं है। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये भी नहीं है।
ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट है या इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो हम बात करते हैं, क्या हमने बताया था कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम इस क्या करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसकी स्केल क्या होती है, स्केल इसकी नॉन लीनियर स्केल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट का ये डिफ्लेक्टिंग टायर का फार्मूला है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट डॉट डॉट प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है क्या मापता है, औसत मान को मापेगा या औसत मान से गणना कर आरएमएस मान को मेजर करेगा, या पीक मान तथा क्रस्ट फैक्टर को आरएमएस मान में मेजर करेगा, या उत्पन्न ऊष्मा के आधार पर ट्रू आरएमएस को मेजर करता है। तो हमने बताया था दोस्तों, जो हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वो एसी के केस में आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। तो ये क्या करता है, ये उत्पन्न ऊष्मा के आधार पर, हीट के आधार पर ही ट्रू आरएमएस को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट का उत्पन्न ऊष्मा के आधार पर ट्रू आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ऐसे ही 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज रखी है ऑलरेडी, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो से आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको सभी वीडियो देखने हैं और सभी पॉइंट को आपको रटने हैं। जब हर एक पॉइंट आपको याद होगा तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर रटे हुए पॉइंट से आप दे पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप उस चीज़ को याद रखें, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ये लेवल बहुत ज़्यादा हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। जब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन रखेंगे तो आपको लगेगा सर क्वेश्चन का लेवल बहुत अधिक है, ठीक है। तो लेवल अधिक नहीं है दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था थोड़ा बहुत तो एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है ही, ठीक है, थोड़ा बहुत घुमाएगा क्वेश्चन। बाकी आप हर एक क्वेश्चन को आप कर लोगे जब आपको पॉइंट याद होंगे हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। यदि हमने हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट लिखाया है तो उसमें जो 7-8 पॉइंट लिखाए हैं उस 7-8 पॉइंट को आपको याद रखने हैं। यदि आपको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए हैं तो उसमें जो 7 से 8 पॉइंट लिखे हैं उन पॉइंट को आपको याद होना चाहिए। या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट या पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट या डायनामो टाइप मीटर, जो कुछ भी हमने आपको लिखाए हैं हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हर इंस्ट्रूमेंट को आपको याद होनी चाहिए। या आपको मैंने मेथड ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा दिया है, मेथड ऑफ कैपेसिटेंस बताया है, मेथड ऑफ इंडक्टेंस बताया है, ब्रिज को मैंने पढ़ा दिया है, पूरी इसी ब्रिज, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद होंगी तो यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हम आपको इंस्ट्रूमेंट के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होंगे। पहले मैं आपको हिंदी वाले क्वेश्चन करा देंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और हैं, मेरे पास कई बुक हैं इंग्लिश की, तो मैं वहाँ से क्वेश्चन आपको ढूंढ कर आपको हम अच्छे से ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन डॉट डॉट पर निर्भर करता है। जो हमारा हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है उसका डिफ्लेक्शन किस पर निर्भर करेगा, एसी के आरएमएस मान पर, या वोल्टेज पर, या एसी के औसत मान पर, या एसी के तात्क्षणिक मान पर, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर निर्भर करेगा। तो मैंने बताया था जो हमारा हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी के केस में क्या मापता है, एसी का आरएमएस मान को मापता है। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो एसी के आरएमएस मान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की कार्यप्रणाली। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की कार्यप्रणाली क्या है, धारा के साथ कैपेसिटेंस के परिवर्तन पर आधारित है, या वोल्टेज के साथ इंडक्टेंस के परिवर्तन पर आधारित है, या धारा के साथ इंडक्टेंस के परिवर्तन पर आधारित है, या वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस के परिवर्तन पर आधारित है। देखिए दोस्तों, अगर आपको डिफ्लेक्टिंग टायर के फार्मूले अगर याद होंगे तो आप इस हर एक पॉइंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो। धारा के साथ इंडक्टेंस के परिवर्तन के साथ, ये मूविंग आयरन का है, हमने बताया था ना, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का बताया था कि डिफ्लेक्टिंग टायर टी इक्वल टू क्या होता है, हाफ आई स्क्वायर DL अपॉन डी थीटा। तो यहाँ क्या है, इंडक्टेंस परिवर्तन किसके साथ है, पीएमएमसी के साथ है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या है कि डी में देखिए, आप वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस के परिवर्तन के साथ हमने बताया था यही है, थीटा प्रोपोर्शनल क्या होता है, वी स्क्वायर DC अपॉन डी थीटा। किस केस में था ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के केस में था। तो यदि आपको डिफ्लेक्टिंग टायर फार्मूले दोस्तों याद हैं, कितने फार्मूले हैं, 7-8 टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। तो 7-8 डिफ्लेक्टिंग टायर फार्मूले हैं, तो आप उसे 2-3 बार लिख कर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। जब फार्मूले याद हो जाएंगे तो इस तरह जो क्वेश्चन आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का आप जवाब आसानी से दे सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की जो कार्यप्रणाली है वो वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस के परिवर्तन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।